एक देश में एक राजा राज्य करता था। उसका वजीर बड़ा ही ज्ञानवान और सूझवान व्यक्ति था। वजीर का पुत्र और राजकुमार दोनों आपस में बड़े ही अच्छे मित्र थे, परंतु वजीर का पुत्र बहुत ही दूरदर्शी और समझदार था। दोनों प्रातःकाल भ्रमण के लिए इकट्ठे ही जाया करते और इकट्ठे ही खाते पीते थे। राजकुमार कुछ लापरवाह स्वभाव का युवक था। वह अपना कोई भी कार्य कभी भी समय पर नहीं किया करता था। एक दिन वजीर के लड़के ने अपने मित्र राजकुमार को कहा, परंतु राजकुमार उसका सुझाव अस्वीकार करते हुए बोला, मित्र, मैं आज तो तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं जा सकता, इसलिए आज तुम भ्रमण करने के लिए अकेले ही चले जाओ। मायूस होकर वजीर का लड़का अकेले ही उस दिन भ्रमण करने के लिए चल पड़ा। जब वहां बहुत दूर निकल गया तो उसके मार्ग में एक नदी आ गई। अब तक चलते चलते वहां बहुत थक चुका था, इसलिए वहां रुककर वहीं एक शिला पर बैठ गया और उसने अपनी टांगे उस नदी में लटका दी। अचानक ही उसका ध्यान पास खड़े एक वृक्ष पर गया। वहां दया और होनी नाम वाले दो पक्षी बैठे हुए थे, जो कि आपस में बातें कर रहे थे। एक पक्षी दूसरे से कह रहा था, होनी भाई, आज की कोई नई खबर तो सुनाओ। यह सुनकर होनी उससे यो कहने लगा, मैं तुम्हें बिल्कुल अभी घटित होने वाली घटना सुनाऊं अथवा बीत चुकी कोई घटना सुनाऊं। यह सुनकर उसके मित्र दया ने उससे कहा, आप तो मुझे वहां घटना सुनाओ जो आगे होने वाली है। यह शर्त सुनकर दूसरा होनी नामक पक्षी उससे कहने लगा, देखो, आगे जब इस शहर के राजकुमार ने अपने विवाह के समय घोड़ी पर चढ़ना होगा तो मैं जाकर उसके प्राण ले लूंगा। दया ने उससे जिज्ञासावश पूछा, भला वहां कैसे? इस पर होनी ने कहा कि मैं एक शेर बनकर उस घोड़ी पर बहुत जोर से आक्रमण कर दूंगा और इस तरह से उसके प्राणों का ही हरण कर लूंगा। यह दुखद बात सुनकर दया ने पूछा, यदि मैं भी उसी समय अपनी शक्ति दिखाऊं तो? होनी ने कहा कि यदि वहां राजकुमार वहां मेरे आक्रमण से किसी तरह से बच भी गया तो मैं आगे चलकर उस पर पीपल का एक भारी पेड़ गिरा दूंगा। यह सुनकर उसका संगी पक्षी दया उससे फिर कहने लगा कि यदि मैं किसी व्यक्ति के भीतर आ गया तो वह फिर से बच जाएगा। इस पर होनी ने कहा, हे दया, यदि तुमने उसे वहां से भी बचा लिया तो जब राजकुमार और उसकी धर्मपत्नी सो रहे होंगे तो मैं वहां जाकर एक भयानक कोबरा सांप बनकर उन दोनों को ही डस लूंगा। यह सुनकर तो अब दया पूरी तरह से मौन ही हो गया। कुछ क्षण बाद सोचकर उससे फिर कहने लगा कि यदि मैंने उन्हें वहां से भी बचा लिया तो? यह सुनकर होनी उससे बोला कि मैं वहां पर एक बड़ा ही सख्त पहरा लगा दूंगा और राजकुमार के कमरे में कोई और प्रवेश ही नहीं कर सकेगा। हाँ, यदि कोई प्रवेश करने का तनिक सा भी प्रयत्न करेगा या करना चाहेगा तो वही का वही मारा जाएगा। मैं तुम्हें पहले से यहां बात बता दूं कि राजकुमार और राजकुमारी दोनों को ही इस बात का पता नहीं चलेगा। अब दया ने फिर से पहले की तरह एक लंबी चुप्पी साध ली और एक गहरी और गंभीर सोच में डूब गया। दया और होनी की ये सारी बातें वजीर के लड़के ने सुन ली। वजीर का पुत्र बहुत ही दूरदर्शी और समझदार था। वह सोचने लगा कि मेरा एक ही अच्छा और सच्चा मित्र है। भगवान ना करे यदि वह विवाह वाले दिन ही अपनी मृत्यु को प्राप्त हो गया तो सारे राज्य में शोक फैल जाएगा। यही सोचकर उसने यह पक्का निश्चय किया कि चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए, परंतु मैं अपने मित्र की जान जरूर बचाऊंगा। इस प्रकार उसने निश्चय किया कि वह हर हालत में अपने मित्र के प्राणों की रक्षा करेगा।
जब राजकुमार की बारात शादी के लिए चली तो वजीर का लड़का भी अपना घोड़ा लेकर उसके साथ ही चल पड़ा। उसका घोड़ा भी राजकुमार के घोड़े के साथ ही था। दोनों हंसते हुए बातें करते हुए जा रहे थे कि अचानक ही आगे एक बहुत बड़ा गड्ढा आ गया। जब राजकुमार का घोड़ा आगे होने लगा तो वजीर के पुत्र ने अपने घोड़े को आगे ले जाकर सीधा उस गड्ढे में गिरा लिया। वहां वास्तव में पहले से ही एक शेर छिपा हुआ बैठा था। शेर ने जोर से एक दहाड़ मारी और उस पर बड़े जोर से आक्रमण कर दिया, परंतु वजीर का पुत्र तो पहले से ही तैयार था। उसने अपनी तलवार निकाल ली और झट से उस शेर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। यह दृश्य देखकर वहां राजकुमार वजीर के उस पुत्र पर बहुत ही क्रोधित हो गया। उसने उससे यूं कहा, तुमने आज बहुत बड़ी गलती की है। आज तुमने मेरे शिकार को मार डाला है। यह सुनकर वजीर के पुत्र ने कहा, मित्र, कोई बात नहीं, शिकार को मैंने मारा अथवा आपने, एक ही बात है। हम दोनों मित्रों में भला अंतर ही क्या है। ऐसा कहकर उसने शिकार मारने वाली वहां बात हंसी में उड़ा दी। इसके बाद राजकुमार की बारात धूमधाम से पहले की तरह आगे चल पड़ी। जब वहां बारात आगे पीपल के एक बड़े से पेड़ के पास पहुंची तो वजीर के पुत्र ने अपना घोड़ा राजकुमार के घोड़े से आगे कर लिया। इसके साथ ही उसने राजकुमार के घोड़े की लगाम अपने हाथों में ही संभाल ली और वहां से उसे आगे ले गया। उस पीपल के वृक्ष के आगे से निकलते ही उसका घोड़ा धरती पर औंधे मुंह गिर पड़ा। राजकुमार तो पहले से ही उसके प्रति क्रोध में था, अब उसे और अधिक क्रोध आ गया। राजकुमार सोचने लगा कि इसने फिर से मेरी बेइज्जती कर दी है। उसने यहाँ तो नहीं देखा कि पीपल का वृक्ष गिर गया है। यदि वहां से गुजरता तो उसके नीचे दबकर ही मर जाता। फिर भी राजकुमार विवाह का शुभ अवसर देखकर अंदर ही अंदर अपने क्रोध को पी गया। जब विवाह की सभी रस्में जैसे तैसे पूरी हो गई, तब राजकुमार और उसकी नई नवेली वधू को महल में एक बहुत ही सुंदर कमरे में सोने के लिए भेजा गया। वजीर का पुत्र बाहर बारात के लोगों के साथ ही सो गया, परंतु उसे नींद नहीं आ रही थी। इसका कारण यहाँ था कि उसे पक्षी होने की बात अभी भी याद आ रही थी कि वहां सांप बनकर राजकुमार की जूती में घुसकर सुबह होते ही राजकुमार को डस लेगा। अभी वहां राजकुमार के कमरे में जाने के बारे में सोच ही रहा था कि उसने बहुत सारे सैनिकों को राजकुमार के कमरे के इर्द गिर्द घूमते देखा। पूछने पर उसे यहाँ पता चला कि जहाँ राजकुमार और राजकुमारी दोनों आराम से गहरी निद्रा में सो रहे हैं, वहां पर चौकीदारों का एक कड़ा पहरा लगा दिया गया है। वजीर का पुत्र यहाँ सोचने लगा कि अब अपने प्यारे मित्र राजकुमार को मरने से भला कैसे बचाया जाए। बहुत देर सोचने के बाद उसने एक योजना बनाई। रात को जब सभी गहरी निद्रा में सो गए तो वजीर के पुत्र ने किसी प्रकार से पीछे जाकर महल के ऊपर कमंद एक लंबी रस्सी फेंकी, जो राजकुमार के कमरे के साथ आगे एक बुर्ज पर जाकर अटक गई। उस रस्सी के सहारे हाथ में तलवार लेकर उस बुर्ज पर चढ़ गया। वहां पहुंचकर वहां धीरे धीरे अपने मित्र राजकुमार के कमरे में घुस गया। वहां उसने देखा कि राजकुमार की तिल्ले वाली जूती उसके पलंग के पास पड़ी है। उसने शीघ्रता से तलवार निकालकर जूती को बीच में से काट दिया। जूती के कटने से उसी में घुसकर बैठा हुआ सांप भी मर गया और चारों ओर रक्त ही रक्त बिखर कर रह गया। तलवार चलने का शोर सुनकर सहसा राजकुमार की नींद टूट गई। जो ही राजकुमार ने नींद से उठकर
वजीर के पुत्र को अपने हाथ में एक तलवार पकड़े हुए देखा, त्यों ही उसे देखते ही क्रोध से वहां आग बबूला हो उठा। उसने पलंग पर वैसे ही बैठे बैठे अपने लिए चौकसी पर रखे गए कुछ सिपाहियों को बुलाया। फिर उन्हें तत्काल यहाँ आदेश दिया कि मेरे इस मित्र को इसी समय मौत के घाट उतार दिया जाए। वजीर के पुत्र ने राजकुमार की बहुत मिन्नतें की, परंतु उसने उसे यह रहस्य नहीं बताया कि उसने सांप को क्यों मारा है। राजकुमार को दिन की पिछली घटित कुछ घटनाओं के प्रति भी रोष था। उसने सोचा कि यह मित्र ही किसी कारण से आज मुझे मार देना चाहता था। सिपाही वजीर के पुत्र को आदेश के अनुसार मारने के लिए अपने साथ लेकर एक घने जंगल में चले गए। वहां सिपाहियों को उसकी भोली भाली सूरत देखकर उस पर तरस आ गया। इसके साथ ही राज्य के प्रति उसकी ईमानदारी का स्मरण कर उन्होंने उसकी केवल एक अंगुली काटकर ही उसे जीवित छोड़ दिया। सुबह होते ही सिपाहियों ने उसकी वहां कटी हुई अंगुली ही राजकुमार के आगे प्रस्तुत कर दी और उससे हाथ जोड़कर कहा, महाराज, अभी हम लोगों ने उसकी यहाँ एक अंगुली ही काटी थी कि वहां मधुमक्खियों ने बड़ा भयानक आक्रमण कर दिया। इससे वजीर का वहां पुत्र वहां पर उस मौके का लाभ उठाकर ना जाने कहां भाग गया। यही कारण है कि हम लोग उसे चाहकर भी नहीं मार सके हैं। यह सुनकर राजकुमार को बहुत क्रोध आ गया कि मुझे मारने वाला इस तरह से अवसर का लाभ उठाकर कहीं भाग गया है। परंतु फिर भी वहां उस समय अपने क्रोध को अंदर ही अंदर पी गया। जब राजकुमार पलंग से उठा तो जूती पहनते समय उसने देखा कि जूती तो कटी हुई है और उसके पास ही मृत अवस्था में एक सांप पड़ा हुआ है। इस बात का अभी तक किसी को कोई पता नहीं था। यह देखकर वह बहुत हैरान हो गया। उसने सिपाहियों से पूछा, मुझे यह बताओ कि इसे किसने मारा है। सभी सिपाहियों ने कहा, यह बात तो हमें ज्ञात नहीं है। तभी राजकुमार ने मन ही मन सोचा, यह सांप अवश्य ही वजीर के पुत्र अर्थात मेरे मित्र के हाथों से ही मरा है। वह अवश्य मेरी जान बचाने के लिए आया था, परंतु यह सांप आया कहां से। अब उसे धीरे धीरे पिछली घटनाएं भी याद आने लगी कि वजीर के बेटे ने पहले शेर से और फिर पीपल के गिरने से भी मेरे प्राणों की रक्षा की है। यह तीसरी बार उसने मेरी जान बचाई है, परंतु अब व्यर्थ ही पछतावा करने से क्या हो सकता था। उसका मित्र तो अपनी जान बचाकर कहीं भागकर चला गया है। उधर वजीर का वहां बेटा बहुत वर्षों तक जंगलों में भटकता रहा और बहुत वर्षों बाद अपने शहर में वापस आया और एक वणिक के घर में उसका नौकर होकर वहीं पर रहने लगा। इधर राजा और वजीर दोनों बूढ़े हो गए और राजा ने वजीर से सलाह मशवरा किया कि अब यह सारा राज्य राजकुमार को ही सौंप दिया जाए। उस समय शत्रु राजाओं द्वारा उन्हें जान से मार देने की धमकियां भी दी जा रही थी। इसी समय राजकुमार ने सोचा कि यदि इस समय मेरा मित्र मेरे साथ होता तो बहुत ही अच्छा होता। सोचते सोचते उसको एक उपाय सूझा कि यदि सभी घरों में बकरी का एक बच्चा दे दिया जाए और प्रजा से यहाँ कहा जाए कि यह बच्चा 2 सप्ताह बीतने के बाद वापस ले लिया जाएगा, परंतु इस बात का ध्यान रखा जाए कि इसका वजन ना तो अब से कम होना चाहिए और ना ही अधिक। जिसका लेला बिल्कुल सही निकला उसे वजीर के पद पर नियुक्त कर दिया जाएगा। अब प्रजा के सभी लोग सोचने लगे कि क्या किया जाए, परंतु किसी भी व्यक्ति को कोई भी अच्छा उपाय ना सूझा। उधर वजीर का पुत्र वणिक के यहाँ नौकरी कर रहा था। उसने अपने स्वामी वणिक से कहा कि आप चिंता ना करें, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा।
वजीर के पुत्र ने बकरी के बच्चे को लिया और साथ ही एक शेर को ले जाकर थोड़े से फासले पर उसके साथ बांध दिया। जब भी शेर दहाड़ता था तो बकरी का बच्चा डर जाता था। उसे खाने के लिए वजीर पुत्र से खाना तो मिलता था, परंतु शेर के भय से वहां खाना उसे हजम नहीं हो पाता था, जिस कारण उसका वजन ना तो कम हुआ और ना ही अधिक। यो ही करते करते 2 सप्ताह व्यतीत हो गए। राजा ने वजीर पद चाहने वाले सभी लोगों को अपने पास बुलाया, परंतु उनके द्वारा 2 सप्ताह तक रखा गया बकरी का कोई भी बच्चा पहले के से भार वाला ना था। केवल वणिक को दिए गए बकरी के बच्चे का भार पहले जितना ही निकला था। राजकुमार ने सोचा कि अवश्य ही यहाँ कोई दूरदर्शी और समझदार व्यक्ति है। उसने वणिक को बुलाया और पूछा कि तुमने इस बकरी को उसी भार अवस्था में भला कैसे रखा है? तो उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, इसके विषय में ठीक से तो मेरी नौकर को ही पता है। मैंने तो यहाँ बच्चा 2 सप्ताह पहले उसके हवाले कर दिया था। राजकुमार ने वणिक के नौकर को बुलाया। जब नौकर दरबार में हाजिर हुआ तो वहां वजीर और राजकुमार दोनों ही बैठे हुए थे। राजकुमार ने वजीर के पुत्र को आते ही पहचान लिया। जब वहां उसे अपने गले लगाने लगा तब उसकी आंखों में मारी खुशी के आंसू आ गए। वजीर के खोए हुए बेटे के फिर से मिल जाने और राजकुमार के अपने पुराने मित्र को इस तरह से पा लेने की दोहरी खुशी में सारे राज्य में दीपमाला कर बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। इस प्रकार सुख चैन से राज्य करते हुए कुछ समय के पश्चात ही वजीर के पुत्र की बुद्धिमत्ता और समझदारी के चर्चे सारे देश में फैल गए। वजीर के दूरदर्शी पुत्र के ज्ञान और समझ के बल पर उन्होंने शत्रु राजाओं पर भी विजय प्राप्त कर ली। अब राजकुमार और वजीर दोनों को ही परिवार विशेष रूप से बहुत आनंद से रहने लगे। राजकुमार सभी कार्य में अपने मित्र की सलाह से करने लगा। अब तक राजकुमार को पता चल चुका था कि कोई सच्चा मित्र ही प्रत्येक समय कार्य अथवा स्थिति में अपने प्राणों की परवाह किए बिना अपने मित्र के साथ वफादारी कर सकता है। फिर होनी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते जब तक समाज में दया जिंदा हो। इसलिए सियाने कहते हैं, होनी से हमेशा दया बड़ी होती है।